क्षेत्र में अन्य चीजें हैं, जैसे वेशभूषा, खान पान, ठीक है, प्रजातिगत गुण, भाषा, ये सारी चीजों के आधार पर हम जब देखें तो किसी भी भौगोलिक प्रदेश में जब वेशभूषा, खान पान तथा अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं जब एक समान पाई जाती हो तो ऐसे प्रदेश को हम सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं। ब्रॉक्स और वेब ने इसमें धर्म को भी लाया और तब सांस्कृतिक प्रदेशों का निर्धारण किया। ब्रॉक्स और वेब के अनुसार जब इसमें धर्म शामिल किया गया तो इन्होंने धर्म तथा अन्य सांस्कृतिक गुण, धर्म तथा अन्य सांस्कृतिक गुण जैसे प्रजातिगत गुण क्या है, खान पान क्या है, वेशभूषा क्या है, इस तरह से भाषा उनकी क्या है, ठीक है, तो इन सब के आधार पर इन्होंने विश्व को दो तरह के सांस्कृतिक प्रदेशों में बांटा। पहला आपका था बृहद सांस्कृतिक प्रदेश और दूसरा था लघु सांस्कृतिक प्रदेश। बृहद सांस्कृतिक प्रदेश जो था, चूंकि धर्म को शामिल किया था इसलिए उसने धर्म के आधार पर सीधा 4 भागों में बांट दिया। ईसाई प्रधान संस्कृति वाले देश, इस्लामिक प्रधान संस्कृति वाले देश, ठीक है, इसी तरह से हिंदू संस्कृति वाले देश, और चौथा हो गया आपका पूर्वी एशियाई संस्कृति देश। दूसरी तरफ लघु सांस्कृतिक प्रदेशों में इन्होंने तीन भागों में बांटा था, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका और दक्षिणी प्रशांत, ठीक है। अब जो बृहद स्तर पर सांस्कृतिक प्रदेश को 4 भाग में ब्रॉक्स एंड वेब ने बांटा था, उसमें से जो इस एशियाई धर्म की प्रधानता वाला जो सांस्कृतिक प्रदेश है उसको पुनः 6 भागों में बांटा। पहला था आपका पश्चिमी एशिया, उसी तरह से पश्चिमी एशिया के ठीक आगे पूर्वी एशिया, बीच में मध्य एशिया, 3 तो ऐसे हो गए। इसके अलावा एंग्लो अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ठीक नीचे की ओर चले जाइए तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एंग्लो अमेरिका और लैटिन अमेरिका इसमें बांट दिया। इसी तरह से इनका एक ब्रांच चूंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ भी गया हुआ था तो वहां पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को भी इसमें शामिल कर लिया। तो इस तरह से इनके कुल 6 भाग में एशियाई सांस्कृतिक मंडल को 6 भाग में इन्होंने बांटा। इसके बाद पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक मंडल को पुनः इन्होंने 2 भागों में बांटा था, चीनी प्रकार में और जापानी प्रकार में, चीनी प्रकार और जापानी प्रकार, ठीक है। तो ये इनका सांस्कृतिक परिमंडल था इनके अनुसार। तो पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले इनको नहीं देखते हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं या जान लेते हैं कि सांस्कृतिक परिमंडल क्या होते हैं। तो एक इसमें लिख लीजिए कि एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश जिसमें धर्म, भाषा, वेशभूषा, ठीक है, प्रजातिगत गुण, वेशभूषा, धर्म, भाषा, जात, हाँ हो गया, इत्यादि के आधार पर समरूपता मिलती हो उसे सांस्कृतिक परिमंडल एक प्रदेश जिसमें धर्म, भाषा, वेशभूषा की स्पेलिंग सही है, ये वाला वेशभूषा, प्रजातिगत गुण इत्यादि के आधार पर समरूपता मिलती हो उसे परिमंडल कहते हैं। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा इसकी है और इसके आधार पर इसको समझना आसान भी है। अब जैसे यूरोपीय देश में चले जाइए तो सारे के सारे कॉकेसाइड वाले लोग मिलेंगे, सब देखने में एक जैसे आपको लगेंगे। इसी तरह से चले जाइए आप चाहे पूर्वी एशियाई देशों में, चाहे वो चाइनीज हो चाहे जापानीज हो, सब मंगोलाइड मिलेंगे, सब देखने में एक ही तरह से लगेंगे, सबकी भाषा भी एक ही मिलेगी आपको, पहनने ओढ़ने का तरीका भी एक ही मिलेगा। तो ऐसे को उन्होंने एक मंगोलाइड सांस्कृतिक परिमंडल का प्रदेश कर दिया, ठीक है। चूंकि इसमें उन्होंने धर्म लगा दिया था तो यहाँ पर धर्म के आधार पर उनको बांटना, ठीक है। तो
इसको उसने पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल में रखा था। लेकिन जो ईसाइयों का समूह का देश है, तो उसमें पूरा का पूरा यूरोप आ गया, उत्तरी अमेरिका आ गया, दक्षिण अमेरिका आ गया। ये यूरोप वाले कहीं जाकर बस गए, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो वो भी हिस्सा आ गया। ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। विश्व के वो सारे प्रदेश जहां पर ईसाई की बहुलता है, वो सारे के सारे ईसाई संस्कृति परिमंडल कहे जाते हैं। इसी तरह से अफ्रीकन, ठीक है, तो अफ्रीकन में आपका क्या कहते हैं, खास करके उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में चले जाइए तो वहां इस्लामिक लोगों की प्रधानता है, तो उसको इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश के अंतर्गत रखा उसने, ठीक है। इसी तरह से मध्य क्या कहते हैं, मध्य पश्चिम मध्य के देशों यानी सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ये सब के देशों को भी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब को उसने इसी मुस्लिम सांस्कृतिक परिमंडल में रखा। इसी तरह से हिंदू वाले को हिंदू सांस्कृतिक परिमंडल में रखा। तो इस तरह से हाँ, इसमें लिख दीजिएगा कि इस परिभाषा में धर्म का उपयोग, इसमें धर्म ऐसे मत लिखिए, ब्रॉक्स एंड वेब, ब्रॉक्स एंड वेब ने धर्म को भी शामिल किया। ठीक है, तो ये चीज ऐड कर दीजिएगा, ब्रॉक्स एंड वेब ने धर्म को शामिल किया। ठीक है, और धर्म को शामिल करने के कारण धर्म के आधार पर ही इसका नामकरण भी किया, तथा धर्म के आधार पर नामकरण भी किया। ठीक है, अब विभाजन तो दो प्रमुख वर्ग, ठीक है। पहला था आपका बृहद सांस्कृतिक प्रदेश, और दूसरा था लघु सांस्कृतिक प्रदेश। पहला बृहद सांस्कृतिक प्रदेश और दूसरा लघु सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने दो भागों में बांटा। अब हम एक एक करके इसको देख लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। बिठा दूं? यस सर। यस सर। तो ए नंबर में आ जाइए, बृहद सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, ये आप ब्रॉक्स एंड वेब के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो बृहद सांस्कृतिक प्रदेश में पहला था ईसाई धर्म प्रधान सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, ईसाई धर्म प्रधान सांस्कृतिक प्रदेश। दूसरा था मेरा अच्छा, इसको उन्होंने अलग अलग भागों में बांटा। जैसे यूरोप जो था, तीन समूह, इसमें तीन चार समूह मिलेंगे आपको, पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, भूमध्य सागरीय। ठीक है, तीन तो यूरोप में मिल जाते हैं, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, तीसरा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, चौथा में आपका आंग्ल अमेरिका, पांचवा में
लैटिन अमेरिका, और छठा में आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये इस ईसाई धर्म प्रधान वाले सांस्कृतिक प्रदेश को 6 भाग में बांटा। इसका आपका क्या कहते हैं, अगर आप देखिए फिगर, तो विश्व में ये जो हिस्सा है, नंबर क्या है सर? सर फोन नंबर क्या है सर? क्या फोन नंबर? फोन अमेरिका है, मंडल अमेरिका ना क्या? भूमध्य सागरीय क्षेत्र, अंगल अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इसमें अब जितने ईसाई वाले थे, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, यानी पूर्वी यूरोप इधर हो गया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ये भूमध्य सागरीय हिस्सा, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये हो गया, ये पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका, अंगल एशिया, दक्षिण अमेरिका आपका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरा का पूरा, ये सांस्कृतिक परिमंडल एशियाई ईसाई धर्म प्रधान सांस्कृतिक परिमंडल विश्व का। अब दूसरा था मेरा इस्लाम धर्म प्रधान संस्कृति, दूसरा नंबर में है इस्लाम धर्म प्रधान सांस्कृतिक प्रदेश। तो इस्लाम धर्म प्रधान में कौन कौन आएगा? तो इस्लाम धर्म प्रधान में देखिए, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, ये यहां तक, ये पूरा क्षेत्र, ये इंडिया में पाकिस्तान तक फैले हुए हैं, यहां तक इसमें फैले हुए हैं। इसके बाद ये पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये इस्लाम में आ जाते हैं, ठीक है। इसका सिंबल ये वाला रहा, ठीक है। तो इस्लाम सांस्कृतिक प्रदेश हो गए। इसी तरह से तीसरा आपका था हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश, हिंदू सांस्कृतिक परिमंडल या प्रदेश परिमंडल, ठीक है। तो हिंदू सांस्कृतिक, जहां जहां हिंदू बसे हुए हैं, अब जैसे ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है, हिंदू का है। इसी तरह से मॉरिशस में भी पूरा हिंदू ही जाके बसे हुए हैं, ये परिमंडल आएगा। नेपाल इधर आपका, अच्छा श्रीलंका चुप गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें आते हैं। तो ये हिंदू परिमंडल, इसमें आपको मानसूनी एशिया कहा जाता है। लेकिन मानसूनी एशिया में फिर आपको साउथ वाला हिंदू में आ जाएगा, लेकिन वही आप जाइएगा पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश। इसके बाद ये जितना आप देख रहे हैं, ठीक है, पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश, ये सारे के सारे जो है मंगोलाइट टाइप वाले, सॉरी क्या कहते हैं, चाइनीज। तो इसको दो भागों में बांटा, एक तो चीन वाले और दूसरा जापान, ठीक है। सर चीन में तो बहुत सारे सर धर्म को मानने वाला ही नहीं है मैक्सिमम।
चीन में एक्चुअली क्या है कि जितना सारा तुम देख रहे हो, बौद्ध धर्म जब इंडिया से प्रारंभ करवाया था अशोक ने, तो नीचे दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्वी एशियाई और यहाँ तक सारा आज भी कायम है। तुम कैसे कह सकते हो कि बहुत सारे लोग नहीं मानने वाले हैं? अधिकांश लोग बौद्धिस्ट हैं, ठीक है, बुद्ध को, बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो जिसकी उत्पत्ति भारत में ही हुई थी, ठीक है, चाहे जापानीज हो चाहे चाइनीज हो। ये सर वो लोग अभी भी बोध गया है ना सर, चीनी लोग। हाँ ठीक है, तो ऐसा मत हाँ, इसमें ना मानने वाले कुछ परसेंट हैं, हर जगह है। तुम यूरोप में ही चले जाओ, लेकिन उस छोटी संख्या को लेके अगर हम विभाजन करेंगे तो हमें उसका पैचेज खोजना पड़ेगा। ये पैच कहाँ पे है, तो यहाँ तो 4 घर मान लो कि नहीं है, अब उसको मैप पे कैसे दिखाओगे? तो बिंदा भी नहीं डाल सकते उसके लिए, उसको दिखाने, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो ये बातें हैं। बोर्ड दिख रहा है साफ से? ठीक है, तो ये हो गया, तो हाँ ये हो गया। मैप मिटा दूं सर? भारत तब तो हिंदू सांस्कृतिक प्रदेश में आ जाएगा। प्रियंका कुछ बोल रही थी, बताया प्रियंका पहले। तो सर पूरे भारत हिंदू सांस्कृतिक में आ जाएगा सर? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जो आप विभाजन देख रही हैं, ये विभाजन का मूल आधार धर्म है, प्रजाति नहीं। प्रजाति है लेकिन धर्म की प्रधानता है, प्रजाति के होने के बावजूद भी धर्म की उस पर प्रधानता है। ये ब्रॉक्स एंड वेब जो है का ये विभाजन है, ठीक है। तो हमने विथ मैप इसलिए बता दिया कि आपको याद करने में सुविधा हो जाए, ठीक है। मैप ना भी बनाएंगे तो ये आपको वहां रिकॉर्डिंग में मिलेगा। हाँ बोले। इसको सर इस्लाम धर्म प्रधान सांस्कृतिक प्रदेश का जो जो प्रदेश आ रहे हैं सर, उसको नोट डाउन करा देते हैं। अरे कहाँ तुम जा रहे हो? हाँ एलिजाबेथ कुछ बोल रही हैं आप? एलिजाबेथ माइक ऑन और बताइए आप क्या बोल रही थी। सर वो चाइना का जो बोले 2 गो पार्ट, वो कौन कौन सा था उसको बता देते एक बार। चीनी पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश है, पूरा का नाम मैंने नहीं पूर्वी लिखा है, चौथा है पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल, ठीक है। और इसके 2 पार्ट, एक आपका चीनी प्रकार, ठीक है, चीन प्रकार, और दूसरा है जापान प्रकार। तो ये हिस्सा चाइना प्रकार है, चाइना टाइप है, और ये हिस्सा जो है ये जापानी टाइप है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा यही सिंबल लगा हुआ है जिसमें, ठीक है। ये पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक परिमंडल का ये सिंबल है पूरा। इसमें 2 प्रकार, चीनी और जापान, ठीक है। सर ये चीनी और जापानी कौन सा सांस्कृतिक प्रदेश में आएगा सर? पूर्वी एशियाई सांस्कृतिक प्रदेश इसका नाम ही है। अच्छा अच्छा, तो ये इसका धर्म सर? धर्म बौद्ध है, अच्छा ठीक है। yes. चलिए, तो ये आपका क्या कहते हैं, ब्रॉक्स और वेब का क्लासिफिकेशन था, ये खत्म होता है। अब मैं आता हूं बेसिक जो हम लोग जनरली पढ़ते हैं उस पे, या सम्मिलित रूप से जो दिया गया था वो क्लासिफिकेशन करते हैं। सर इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखवा दीजिए ना, एरिया लिखा दीजिए सर। टाइप्स तो लिखवाया ना मैंने, टाइप्स में कौन लिखवाया कौन है सा ना? एरिया है सर वो? यस सर। अरे हमने एरिया भी लिखवाया,
ब्लैक बोर्ड पे जो क्लासिफिकेशन एशियाई के साथ 6 को लिखा था वो एशियाई का एरिया हो गया। इसी तरह से अन्य सबको नाम से ही जानते हैं। जहां संभवतः सारा मैंने लिखवाया है, जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा था वो लिखा है ना, अब बोलोगे ही नहीं। यस सर। जी सर। यस सर, जैसे सर सेकेंड लिखवाया था इस्लाम धर्म, तो उसमें कौन कौन एरिया है सर, वो लिखाने बोल रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट और क्या कहते हैं, स्टेट और देश करके नहीं है, ठीक है, ये पूरा महाद्वीप करके है। और उसी महाद्वीप, ये चूंकि प्रमुख विभाजन है और मुख्य विभाजन ही हमें दिखाना है। हम एरिया के साथ और अन्य विशेषताओं के साथ इसका विस्तृत अध्ययन जब करेंगे अभी थोड़ी देर में, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तब कुछ बचता है तो कहिएगा, मैं जरूर लिख दूंगा, ठीक है। ओके सर। अब चलिए, हाँ, सांस्कृतिक प्रदेशों का विशद वर्गीकरण या बृहत वर्गीकरण। बृहत वर्गीकरण, सांस्कृतिक प्रदेश का बृहत वर्गीकरण में आते हैं तो इसको हम 10 भाग में बांटते हैं। सबसे पहले ध्यान लीजिए, ये 10 भाग में बांटे गए हैं, जिसमें धर्म के अलावा अन्य प्रजातिगत गुण, वेशभूषा, भाषा, इन सबको बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है। और ये भी ख्याल रखा गया है कि ये विकास, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास की अवस्था की विकास के किस अवस्था में, ये भी ख्याल रखा गया है। इसलिए आपको इन सभी चीजों को देखते हुए इस परिमंडल का निर्धारण, देखते हुए इस परिमंडल का निर्धारण किया गया है। पहला नंबर की उसकी वो किस प्रजातिगत गुण को रखता है, किस धर्म को फॉलो करता है, रहन सहन, खान पान के स्तर क्या है, ठीक है। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास उसका कितना हुआ है। देखिए यहाँ ये वर्ड जब भी आपको मिलता है सुनने को, तो इतना समझ लीजिए कि सांस्कृतिक विकास का मतलब होता है कि उसका अपना बौद्धिक विकास कितना हुआ है, उसका अपना आनुवंशिक विकास कितना हुआ है, ठीक है, उसकी सभ्यता और संस्कृति का विकास कितना हुआ है। इसका मतलब इससे है, ठीक है। इसलिए सांस्कृतिक विकास वर्ड एक मायने नहीं रखता है, कई मायने रखता है। उसमें खान, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, बोलने, भाषा का भी विकास देखा जाता है, ठीक है। राजनीतिक संगठन को कायम करने का विकास देखा जाता है, आर्थिक व्यवस्था को विकसित करने का विकास देखा जाता है, कितना तकनीकी विकास हुआ है, कितना वैज्ञानिक विकास हुआ है, कितना वहां के लोग तार्किक है, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें देखी जाती है। तो बृहत वर्गीकरण में सबसे पहला आता है ध्रुवीय सांस्कृतिक प्रदेश। ध्रुवीय सांस्कृतिक प्रदेश, इसको कहते हैं पोलर कल्चरल रिल्म्स। ठीक है, पोलर कल्चरल रिल्म्स। ये इसका सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका मंगोलाइट, हाँ, प्रजाति का क्षेत्र है। मंगोलाइट प्रजाति का क्षेत्र इसमें है। अब ये मंगोला प्रजातियां जितनी हैं वो कहाँ मिलती हैं, तो जितना ध्रुवीय हिस्सा है, हाँ, ध्रुवीय क्षेत्र में जितनी जनजातियां मिलती हैं वो सारी की सारी मंगोला प्रजाति की जनजातियां हैं। और इनके साथ सबसे खास बात क्या होता है, इनके साथ सबसे खास बात यह है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था होती है एकाकी अर्थव्यवस्था होती है, एकाकी अर्थव्यवस्था होती है, पहला नंबर। दूसरी बात की ये अधिकांशतः आखेट करके अपना भोजन इकट्ठा करते हैं या खाद्य संग्रह करते हैं। आखेट करना, खाद्य संग्रह करना, यही इनका काम है, ठीक है। या फिर मछली मारना, मछली मारना, ये सारा इनका काम है। इसके अलावा ये इसी क्रम में आखेट करने के क्रम में, खाद्य संग्रह करने के क्रम में या मछली मारने के क्रम में इन ये भ्रमणशील
या भ्रमण भी करते हैं। ठीक है, इसी क्रम में इनका भ्रमण भी हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें राजनैतिक संगठन का विकास नहीं होता है। कोई सशक्त राजनीतिक संगठन इनमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये इनकी एक ही प्रवृत्ति होती है जीवन यापन की, कि भोजन की व्यवस्था करो और जीवन यापन करो। ठीक है, ये एकाकी इसलिए होते हैं कि इस क्षेत्र में एकाकी अर्थव्यवस्था इसलिए है कि इस क्षेत्र में उपजाने के लिए, फसल उपजाने के लिए कुछ नहीं है। सालों भर जमीन बर्फ से ढकी रहती है। अब जहां की जमीन सालों भर बर्फ से ढकी रहेगी, क्या वहां कुछ उपजाया जाना संभव है? नहीं है। गर्मी नहीं का सर। सीजन जब होता है तो मात्र 3-6 महीने की धूप उगते हैं, उसमें भी 6 घंटे के लिए धूप प्राप्ति होती है। ठीक है, और उस 6 घंटे में धूप की दर, तीव्रता, उसमें ताप की तीव्रता इतनी कम होती है कि लोग खाली देख पाते हैं, बाहर निकल पाते हैं, थोड़ा सा आनंद ले पाते हैं, बस खत्म। ठीक है, तापमान उसमें बहुत कम होता है। ठीक तो है, सर वहाँ इसलिए वहाँ वहाँ सर जनसंख्या भी कम रहेगा, यही पॉपुलेशन भी कारण कम रहेगा। है, जनसंख्या वहां पर बहुत कम घनत्व पाया जाता है, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। एक तो जनसंख्या का कम होना, दूसरा ठंडा इतना है कि जनसंख्या का विकास, जनसंख्या की वृद्धि हुई ही नहीं है, क्योंकि वो निर्जन प्रदेश अपने जलवायु कठोरता के कारण है। जलवायु इतनी कठोर है कि पादप का विकास नहीं है, पादप का विकास नहीं तो फिर कोई भी नहीं जो रहेगा वो क्या कहते हैं कि वहां के अन्य चीजों को प्राप्त करके उसी से भोजन, किसी तरह से भोजन प्राप्त करता है। अब एक्सकिमोस को देख लो, बर्फ में मछली घुसी हुई है, उसको लोग खोज के मार लेता है और उसी को खा के अपना जीवन यापन करता है। वहां कोई अनाज नहीं मिलता है। ठीक है, हाँ, अब के समय में व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन आया है। वो लोग जैसे रेंडियर को मारते हैं, उसका जो चमड़ा होता है बहुत रोआ वाला होता है, उस ऊंचे दाम में मार्केट में बिक जाता है। ठीक है, और उसी से को बेच के जो पैसा मिलता है उसके बदले, या तो अब हार्पून कम चलाते हैं, अब वो लोग राइफल ज्यादा चलाने लगे। ठीक है, राइफल खरीदेगा या अनाज खरीदेगा या फिर मार्केट में जो बढ़िया कपड़ा आया है ऊनी कपड़ा, वो सब खरीदता है। ठीक है, तो बहुत सारे परिवर्तन वहां पे देखने को अभी के डेट में मिलते हैं। तो ये था तुम्हारा ध्रुवीय सांस्कृतिक प्रदेश और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषता है। पहली विशेषता ये है कि इसमें पाई जाने वाली अधिकांश जनजातियां जो हैं मंगोलाइट प्रजाति के हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक्सकीमो किस प्रजाति से आता है, तो मंगोलाइट से आता है। सोमैट्स किससे आते हैं? मंगोलाइट से आते हैं। याकुत, यूकागिर, ये सब किससे आते हैं? ये सारे के सारे प्रजातियां मंगोलाइट हैं। इतना याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा या पूछ सकता है। ठीक है, कि यहाँ की प्रजातियां के ध्रुवीय सांस्कृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जो लोग होते हैं वो किस प्रजाति से आते हैं, तो मंगोलाइट से आते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? एकाकी अर्थव्यवस्था है, केवल एक ही तरह की अर्थव्यवस्था है और वो है आखेट पर आधारित, खाद्य संग्रह पर आधारित। कोई भी चीज का उत्पादन यहाँ नहीं होता है। क्लियर? आखेट करना, खाद्य संग्रह करना, मछली मारना, यही इनका काम है और इसी के दौरान ये सर अपने क्षेत्र सर भ्रमण करते हैं। सर वो जब एक्जिमो और उसके बाद सोमाइड और क्या लिखे सर, याबूत? कल भी लिखाए हैं। ठीक है, सर कल, ये सारे यस सर, में पाए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, सर राजनीतिक चतुर्थ में क्या लिखे सर, चौथे याकूत स्थान है, पे सर? जी सर। एस्किमो, सोमाइट्स, याकूत, यूकागिर, ये चीज कल में लिखा सारे मंगोलाइट है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। पहला हो गया। दूसरा है आपका यूरोपियन या ऑक्सीडेंटल सांस्कृतिक प्रदेश।
ठीक है। अब रहा सवाल कि ये कौन है। तो जितने पाश्चात्य और आधुनिक परिमंडल हैं, ये इसमें शामिल है, पाश्चात्य और आधुनिक परिमंडल। पाश्चात्य मतलब क्या होता है जी? मॉडर्न, वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न कहिए, पूरा का पूरा यूरोप। और आधुनिक मतलब कि जहां पर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है। आधुनिक का मतलब इससे है, ठीक है, कि वैज्ञानिक तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में बदलाव आए हैं, कुछ नई चीजों को अपनाया गया है। तो सारा का सारा प्रबंध पूरे विश्व में अगर आप देखिए तो जितना ईसाई मतलब कि यूरोपियन लोग जहां जहां जाके बसे हैं, यूरोप से लेकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये सारा का सारा परिमंडल इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। खास करके यूरोप को यूरोप में रहने दीजिए अभी, ठीक है। जितना यूरोपीय हिस्सा है, उस आधुनिक हिस्सा, वो सारे के सारे इसमें शामिल है। भाषा, प्रजाति समूह, भाषा कहिए, प्रजाति समूह कहिए, तो इसमें बहुत कम विषमता देखने को मिलती है, ठीक है। धर्म की दृष्टि से काफी समानता, मतलब इसमें भाषागत विषमता है, पर धर्म में समानता है। क्या समानता है? तो सब के सब ईसाई है, सब के सब ईसाई है, ये समानता है। भाषा में देखिए तो कहीं हंगरी वाले जर्मन बोलेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच बोलेंगे, इंग्लैंड वाले इंग्लिश बोलेंगे, डेनमार्क वाले डेनिश बोलेंगे। तो पूरी तरह से भाषा में विषमता है, ठीक है। अब बात समझ में आई? जितने यूरोपीय कंट्री है, सारे कंट्री में एक अपनी भाषा है। स्पेन वाले स्पेनिश बोलेंगे, पुर्तगाल वाले पुर्तगाली बोलेंगे। हर देश हर अपनी भाषा है, हर देश के पास, यूरोप के अधिकतर देशों के पास अपनी अलग भाषा है, ठीक है। इसलिए भाषागत विषमता पाई जाती है, लेकिन धर्म के मामले में काफी समानता पाई जाती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि ये सारे के सारे क्षेत्र में औद्योगिकीकरण, वन नगरीकरण का उच्च स्तर मिलता है। इस पूरे यूरोपीय देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का हाई लेवल मिलता है, मतलब उच्च अवस्था में है, विकास की उच्च अवस्था में है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुए हैं, जिसके चलते औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा हुई है, और ये विश्व के विकसित देशों में शामिल है, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो। मतलब खास करके ये घटना औद्योगिकरण और नगरीकरण की सर्वाधिक उच्चता जो मिलती है, सर्वाधिक उच्च स्तर जो मिलता है, ये पश्चिमी यूरोपीय देशों में मिलता है। लेकिन पूर्वी यूरोपीय देशों में आप आ जाइए, थोड़ा सा कम करके मिलता है, क्योंकि इनका विकास उतना ज्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे यूगोस्लाविया देख लीजिए, जैसे आपका ऑस्ट्रिया हंगरी देख लीजिए, पूर्वी साइड में है जो रशिया से सटे हुए, या फिर वेस्टर्न रशियन हिस्से को देख लीजिए, तो उतना ज्यादा नहीं हुआ जितना वेस्टर्न यूरोप में हुआ है। इसलिए यहाँ पर धर्म की समानता, बट भाषा की विषमता और पाश्चात्य तथा आधुनिक क्या कहते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण इसको हम यूरोपीय या ऑक्सीडेंटल सांस्कृतिक प्रदेश के रूप में जानते हैं, ठीक है। लिख लिया? यस सर। तो मिटा रहा हूं मैं।
तीसरा है मेरा एंग्लो अमेरिका सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, एंग्लो अमेरिका सांस्कृतिक प्रदेश। देखिए, एंग्लो अमेरिका में रियो ग्रांडे नदी से ऊपर का हिस्सा, खास करके जो मेक्सिको और अमेरिका को अलग करती है, इसके ऊपर का ये पूरा का पूरा हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये रियो ग्रांडे से उत्तर की ओर का पूरा हिस्सा इस एंग्लो अमेरिका सांस्कृतिक प्रदेश में शामिल है। इसमें वही विशेषताएं पाई जाती हैं, वो सारी की सारी विशेषताएं पाई जाती हैं जो यूरोपीय सांस्कृतिक परिमंडल में पाई जाती थी, बल्कि बहुत कुछ विशेषताएं जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी विकास तो यूरोप से भी कहीं ज्यादा पाया जाता है कुछ क्षेत्रों में। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण, ठीक है, औद्योगिकीकरण एंड नगरीकरण का उच्च स्तर पाया जाता है, उच्च स्तर। इसी तरह से आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मिलती है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, रहन सहन या जीवन यापन का स्तर बहुत ऊंचा होता है, जीवन यापन का उच्च स्तर पाया जाता है। ठीक है, तीसरी बात ये देखिएगा कि यहाँ पर संसाधन का विकास बहुत ज्यादा हुआ है और संसाधन जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। संसाधन इज ग्रेटर देन जनसंख्या, ये स्थिति पाई जाती है। ठीक है, खेती अगर होती है तो विस्तृत खेती कृषि प्रणाली या बागानी कृषि प्रणाली पाई जाती है। ये सारी बातें, तमाम बातें हैं, बेसिक हमें ये देखना था। इसकी अधिकांश लोग जो है, अधिकांश जनसंख्या जो है वो यूरोपियंस है, यूरोपियन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन रियो ग्रांडे से उत्तर की ओर, रियो ग्रांडे से ऊपर के क्षेत्र में एंग्लो अमेरिकी सांस्कृतिक प्रदेश का विस्तार होता है। ठीक है, बेटाओ। यस सर। यस सर। इसके बाद है आपका लैटिन अमेरिका। ठीक है, लैटिन अमेरिकन सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, तो लैटिन अमेरिकन सांस्कृतिक प्रदेश में खास करके दो जातियां सबसे ज्यादा मिलती हैं लोग की, एक है स्पेनिश और दूसरा है पुर्तगाली। ये सबसे ज्यादा संख्या में जाकर वहां पर बसे हुए हैं। ठीक है, स्पेनिश और पुर्तगाली, इसलिए यहां पर रोमन कैथोलिक सबसे ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनके भाषा पर, वास्तुकला पर, नियम आदि पर जो भूमध्य सागरीय प्रभाव है, क्योंकि ये स्पेन और पुर्तगाल दोनों के दोनों भूमध्य सागरीय देश हैं, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रथा का जो प्रभाव है यहां पर सबसे ज्यादा मिलता है। भूमध्य सागरीय संस्कृति का प्रभाव सर्वाधिक है। ठीक है, भूमध्य सागरीय संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है।
तो ये इसकी विशेषता है। खासकर भाषा भाषा पर मिलेगा आपका, फिर रहन सहन, वास्तुकला, नियम, रहन सहन, वास्तुकला, सामाजिक नियमों पर, इन सब पर भूमध्यसागरीय संस्कृति का प्रभाव सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये है लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक प्रदेश। लिख लिया? जी सर। लेकिन एक बात और है, इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें भी दो समूह हो जाते हैं, एक ब्राजील वाला और दूसरा अन्य अमेरिकी, ठीक है। लेकिन पूरे क्षेत्र को अगर देखिए, ब्राजील को इसमें देखिए, तो ब्राजील की बात अगर हम कर ले यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि संसाधन इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन। फिर भी ये करीब है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तकनीकी सर क्लास नहीं हो पाएगा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर। मेरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके यहाँ हो सकती है, और सारे लोग मेरा सर नेटवर्क गायब है मेरा सर। कोई बात नहीं मलय, तुम एक बार बाहर जाके फिर से जुड़ो, हो जाएगा ठीक। अगर नहीं होता है तो ये क्लास रिकॉर्डिंग में पड़ी रहेगी। हाँ सर, कभी भी दे सकते। जी सर। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो तकनीकी विकास जो नहीं हुआ है, जिसके चलते ये विकसित नहीं है, यही चीज अन्य देशों के साथ भी शामिल है लैटिन अमेरिका में। वो ये कि अशिक्षा और निम्न जीवन स्तर, इसी के चलते इन पूरे देशों में अशिक्षा और निम्न जीवन स्तर मिलता है। ठीक है, अशिक्षा और निम्न जीवन स्तर मिलते हैं। ठीक है, ब्राजील और पुर्तगाल पर प्रभाव, ब्राजील पर पुर्तगाल का प्रभाव है। ठीक है, ब्राजील पर पुर्तगाल का प्रभाव है, लेकिन शेष पर, ठीक है, स्पेन का प्रभाव है। ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। कर लिया? यस सर। माइक ऑफ कीजिए। एलिजाबेथ, आपको समझ में आ रहा है? जी सर, समझ में आ रहा ठीक है है। सर। जी तो हाँ। आप इतने कहाँ गायब हो गए थे? जी सर, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे साथ, इसीलिए हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहिए। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा शुष्क सांस्कृतिक प्रदेश। सर ये सबसे प्रश्न कैसा रहेगा सर? हाँ, ये सही क्वेश्चन पूछा। प्रश्न ये पूछेगा कि सर्वाधिक विकसित सामाजिक आर्थिक स्थिति किस सांस्कृतिक परिमंडल के है? स्पेनिश का प्रभाव किस सांस्कृतिक परिमंडल में सबसे ज्यादा मिलता है, या पुर्तगाली का प्रभाव किस सांस्कृतिक क्षेत्र में, परिमंडल क्षेत्र में ज्यादा है, या फिर
इस जो ये मैं जो विशेषताएं लिखा रहा हूं मैं, इसी में से कोई 2-3 विशेषता चुन के बोलेगा कि ये किस सांस्कृतिक परिमंडल को इंगित करता है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपसे अभी मैं पूछ रहा था, हाँ, ये जैसे ये पूछ लेगा कि मंगोलाव प्रजाति या मंगोलाइट प्रजाति सबसे ज्यादा किस सांस्कृतिक परिमंडल में पाई जाती है, तो आंसर होगा ध्रुवीय सांस्कृतिक परिमंडल, जो सबसे पहला आपने पढ़ा था, वहां पर पाई जाती है। सबसे विकसित अर्थव्यवस्था या सामाजिक आर्थिक किस सांस्कृतिक, तो 2-3 ऑप्शन इसके हैं, एक तो यूरोपीय, तीसरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए शुष्क सांस्कृतिक परिमंडल। शुष्क सांस्कृतिक प्रदेश या परिमंडल। ठीक है, तो आपको तो पता है कि शुष्क में क्या आता है, जितने शुष्क मरुस्थल है, जैसे सबसे बड़ा क्षेत्र दुनिया का शुष्कता का कौन सा है, सहारा, उत्तरी अफ्रीका। हाँ अफ्रीका, खास करके उत्तरी अफ्रीका। ठीक है, तो सहारा, उत्तरी अफ्रीका। इसमें जो है आपको किस तरह के लोग मिलेंगे, तो जितने लोग मिलेंगे भ्रमणशील मिलेंगे। ठीक है, या भ्रमणशील जनजातियां मिलेंगी इस पूरे अफ्रीका, चाहे क्या कहते हैं मसाई हो या फिर अन्य भ्रमणशील जनजातियां अपने पशुओं को ये भ्रमण करते रहते हैं। दूसरी बात कि इस क्षेत्र में आप देखिएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा शुष्क क्षेत्र यही है, अफ्रीका और इसके चारों तरफ का परिमंडल, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है, ये अफ्रीका हो गया, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, खास करके यहां से उत्तर, ठीक है, और ये पूरा सऊदी अरब, ईरान, इराक, इंडिया तक पहुंचता है, क्योंकि मरुस्थल का विस्तार यहाँ पूरे तक पाया जाता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र परिभ्रमण करने वाले प्रजातियों से भरा पड़ा है। ठीक है, कोई अपनी बकरियां लेके घूम रहा है, तो कोई गाय बैल भेड़ जैसे मसाई घूमते हैं, इसके अलावा और भी जनजातियां हैं, ठीक है, जो घूमती रहती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे लोग इस क्षेत्र में जो हैं, मौजूद हैं भ्रमणशील जनजातियों के रूप में, ये सारे के सारे इस्लामिक हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ठीक है, तो इस्लाम धर्मावलंबी है। तीसरी सबसे बड़ी बात इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वह कुवैत हो, ईरान हो, इराक हो, ठीक है, या सऊदी अरब का अमान हो, सऊदी अरब खुद हो, ठीक है, विश्व में सर्वाधिक तेल भंडार रखने वाला क्षेत्र है, इधर नाइजीरिया का इलाका हो, ये पूरा का पूरा खनिज तेल आधारित अर्थव्यवस्था विकसित रूप में यहां मिलती है। ठीक है, और इसी के कारण पेट्रो डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था, यहाँ लिखिए इसको, पेट्रोल डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। यानी पेट्रोल बेच के जो मुद्रा प्राप्त होती है, उसके आधार पर इनकी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। और ये एक ऐसा अंतर क्रिएट कर दिया है इन देशों में कि जो लोग पेट्रोलियम का उत्पादन कर रहे हैं, अरबपति खरबपति है, और जिसके पास पेट्रोलियम नहीं है कुछ नहीं। इतना बड़ा अंतर है। ठीक है, खैर, तो ये चीजें हैं। इसी तरह से आपका मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका इसमें शामिल है। मध्य पूर्व व
उत्तरी अफ्रीका, ये क्षेत्र जो मैप में बनाया गया है ये सामने, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगला है मेरा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सांस्कृतिक प्रदेश। कितना नंबर हो गया जी? 5 नंबर हो गए, 6 नंबर। 6 नंबर सर नंबर होगा सर। 6 होगा। यस सर। जी सर। चलो ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सांस्कृतिक प्रदेश, मैंने बोला था कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है और इधर आपका न्यूजीलैंड है, इधर टस्मानिया है, ठीक है। तो यहां पर जो जनसंख्या आई थी, ये सारी की सारी जनसंख्या यूरोप से माइग्रेट होकर आई थी, ठीक है। यूरोप से माइग्रेट, यूरोपियन से, ठीक है। तो ये सारे के सारे यूरोपियन हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो भी जनसंख्या है यूरोपियन मूल की शाखा, यूरोपीय मूल की जनसंख्या है। लेकिन फिलहाल में वर्तमान समय में यूरोप के अलावा अन्य देशों से भी कई लोग जाके यहाँ बसे हैं। बहुत सारे तो इंडियन जाके बस गए, नहीं तो बहुत सारे अमेरिकन, सर ऑस्ट्रेलिया। हाँ सर, यूरोपीय क्या लिखा है? यूरोपीय मूल की जनसंख्या लिखा है, ठीक है। तो जिसके चलते अगर यूरोप की जनसंख्या अगर आगे बस रही है तो इसका मतलब कि यूरोप का जितना तकनीकी विकास है वो भी तो चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, कृषि और औद्योगिक विकास दोनों में काफी, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में काफी का विकास जो है काफी संतुलित रूप में हुआ है। कृषि प्लस उद्योग का संतुलित विकास हुआ है। अब देखिए, मैं उद्योग की चर्चा क्यों करता हूं। यहां पर विस्तृत भूमि है, जमीन की कमी नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा हिस्सा रेगिस्तान है। जमीन अगर मिलेगी तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से उतरने वाली मरने और डार्लिंग नदियों का जो संगम है, इस क्षेत्र में की जमीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और ये क्षेत्र आज भी, इसको कौन सा घास मैदान पाया जाता है जी, बताओ? सर इस तरफ यूरोपीय डाउन सर। डाउन सर। बिल्कुल सही, घास पाए जाते हैं। और यही इस क्षेत्र का सबसे उपजाऊ प्रदेश भी है। शीतोष्ण घास का मैदान है। गेहूं की खेती भरपूर होती है, लेकिन लोग गेहूं की खेती करने से ज्यादा बेहतर समझते हैं या मानते हैं पशुपालन करना, तो पशुपालन करते हैं। और इसमें गायों का पालन सबसे ज्यादा होता है। और विश्व में सबसे उन्नत किस्म की और सर्वाधिक बेहतरीन क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर द एनिमल हस्बेंड्री अगर पूरे विश्व में कहीं पाई जाती है तो वो है न्यूजीलैंड। जितनी ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण इसमें वर्षा होती है और मौसम भी ठंडा बना रहता है, इसके कारण यहाँ विश्व में सबसे ज्यादा बेहतरीन कंडीशन पाई जाती है पशुपालन की। इसलिए विश्व का सर्वाधिक डेयरी विकास यहाँ पर हुआ है। यही कंडीशन यूरोप के डेनमार्क और इस सब क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसलिए डेनमार्क में भी खूब पशुपालन होता है, ठीक है। लोग मशीनीकृत पशुपालन करते हैं, पूरा तकनीकी आधार, हाथ से गाय धोना नहीं है, मशीन से धोना है। गोबर इस तरह से निकलने के साथ गोबर हटा दिए जाएंगे, ठीक है। सब चीज कहीं भी आदमी की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए ये डेयरी उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा विकसित है। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इनको
अब यूरोप से मिले ना मिले, खुद ये इतने विकसित हो गए हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी का विकास खुद करते हैं। हाँ, अब यहाँ पर खनिज जो पाए जाते हैं, अब जैसे लोहा एस, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन अभी यहाँ पर हो रहा है और सबसे ज्यादा निर्यात भी करता है। सारा लोहा तुरंत जापान को चला जाता है, चाइना को चला जाता है। ठीक है, ये चीज चल रहा है। खैर वो हम तब आएंगे जब इस पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो एंग्लो अमेरिकन सांस्कृतिक प्रदेश इससे समानता मिलती है। एंग्लो अमेरिकन सांस्कृतिक प्रदेश से समानता मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया। बेटा दूं? यस यस सर। सर। सर नीचे तरफ का नहीं लिखे हैं। एंग्लो अमेरिकन सांस्कृतिक प्रदेश से समानता मिलती है। हाँ स्वर्णलता, कुछ प्रॉब्लम थी क्या तुमको? क्या जी? अगला है कम्युनिस्ट। ये सीजन खत्म होगा, कल भी सीजन आ जाएगा। नहीं, ठंडा। ठंडा सीजन का भी छुट्टी मिलता है तो लेना। छुट्टी हमेशा भाई मिलता साहब है, पीछे बोलो। कहीं भी धरती में कहीं भी जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कहीं गुजर। माइक ऑफ कर बापू दो। घर में रहो चाहे ससुराल में रहो। माइक कीजिए। ठीक है, कम्युनिस्ट सांस्कृतिक प्रदेश। कम्युनिस्ट सांस्कृतिक प्रदेश में तुमको दो क्षेत्र शामिल है। अब तुम जैसे ये देख रहे हो, ये इंडिया है। यहां से ईरान से इधर यूरोप हो गया और इधर हो गया सोवियत संघ। इसी में ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये हो गया चाइना। ठीक है, ये भी कम्युनिस्ट और ये भी कम्युनिस्ट। ये पूरा का पूरा, सॉरी, हाँ, ये पूरा का पूरा ये हिस्सा छोड़ दें। ठीक है, पूरा का पूरा देखो, और समझ में आया? पूरा कम्युनिस्ट रीजन है। कम्युनिस्ट रीजन में एकीकृत अर्थव्यवस्था, सॉरी, नियोजित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। केंद्रीकृत नियोजन पाया जाता है। केंद्रीकृत नियोजन संपूर्ण प्रदेश के लिए एकल सरकार। ठीक है, संपूर्ण प्रदेश के लिए एक ही सरकार मिलेगी। ठीक है, सारी संपत्ति सरकार की। संपूर्ण संपत्ति पर सरकारी नियंत्रण। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारा और भी बातें हैं। जो भी कृषि होती है वो सामूहिक रूप से होती है। सामूहिक कृषि। अब मैं हूं, इस गांव में जितने परिवार हैं सब अगल बगल के खेत में जाके खेती करेंगे। सबको बीज, खाद तथा अन्य सुविधाएं
उपलब्ध करा दी गई है। गोदाम से खाद उठाइए, ठीक है, जाके खेत में बोइए। आपके पास आपको ट्रैक्टर दे दिया जाएगा, आपको अन्य मशीनें दे दी जाएंगी, जाइए खेती कीजिए। पर आदमी के ऊपर खेत हिस्सा बांट दिया गया है कि इतना खेती आप करेंगे, इतना खेती आप करेंगे, इतना में आप खेती करेंगे, सब खेती करेगा, कोई बिना खेत का नहीं रहेगा। सारा खेती करने का संसाधन जो है सरकार मुहैया कराएगी, सारे खर्चे सरकार देगी। और जब खेती अनाज उपज जाएगा तो उसमें से कुछ अनाज आपके खाने पीने भर का छोड़ के सारा सरकार देगी। घाटा हुआ तो सरकार का, लाभ हुआ तो सरकार का। आप काम करते रहिए, उसके अलावा आपको उसके एवज में मजदूरी भी दी जाएगी, ठीक है। तो ये सरकारी मतलब सामूहिक खेती होती है। ऐसी कृषि को क्या कहते हैं जी? कोलखोज। और यही क्वेश्चन पूछा था, इस सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? कोलखोज, ठीक है सर। कोल खोज। हाँ, विशिष्ट सर कम्युनिस्ट प्रदेश में आज भी ऐसा ही हो रहा है सर? हाँ, और आर्थिक संगठन, ठीक है। विशिष्ट सामाजिक और आर्थिक संगठन पाए जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का रूपांतरित रूप में मिलता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का रूपांतरण पाया जाता है, ठीक है। तो ये कम्युनिस्ट सांस्कृतिक प्रदेश में है। अब आप इसमें कौन कौन से देश शामिल है, यही क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कहिएगा? एक सोवियत संघ और दूसरा चीन? नहीं, सोवियत संघ और चीन, ये दोनों देश शामिल हैं, ठीक है। लिख लीजिए, सोवियत संघ और चीन में ये व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन अमेरिका के क्यूबा में भी यही व्यवस्था पाई जाती है। मिटा दूं? यस सर। मैप समझ में आता है तुम लोगों को? मैप लगता है तुम लोग स्टडी नहीं करते। थोड़ा थोड़ा आता है सर। समझ में आता है सर। अगर मैप देखे होंगे तो मैप से ही सारी चीजें समझ में आ जाती है। फिर चलो अगला है क्या? कम्युनिस्ट बताया था ना, अफ्रीका, अफ्रीकी परिमंडल। तो पूरा का पूरा अफ्रीका सांस्कृतिक परिमंडल लिखना है इसमें, सांस्कृतिक परिमंडल, ठीक है। इसमें पूरा का पूरा अफ्रीका शामिल है, ठीक है। खास करके पूरा नहीं, सहारा वाला तो निकल गया था ना जी। तो सहारा वाला तो यहां तक निकल ही गया था। तो इसके बाद जो ये वाला एरिया बच रहा है वो अफ्रीका शामिल है। ये निकल गया है, ये शामिल नहीं है, ये हिस्सा शामिल नहीं है, ठीक है। केवल ये हिस्सा शामिल है, अफ्रीकी सांस्कृतिक परिमंडल, ठीक है। अब रहा सवाल कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो आदिम संस्कृति पाई जाती है, सबसे पहली बात आदिम संस्कृति का मिलना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है, निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है। तीसरी बात यह है कि पूरा सहारा के दक्षिण का ये हिस्सा है, ठीक है। और अशिक्षा, पिछड़ापन, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा,
पिछड़ापन, गरीबी, भूखमरी बड़े पैमाने पर है। ठीक है। चौथी बात यह है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है, संसाधन की कमी प्लस तकनीकी विकास की कमी, दोनों के दोनों है। परिणाम ये होता है कि जितनी जनसंख्या है वही जनसंख्या उसके लिए भार हो गई। कम जनसंख्या है फिर भी जनसंख्या भार है। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं। ठीक है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, पिछड़ापन अभी भी है, सामाजिक पिछड़ापन, इसलिए यहाँ पर अंधविश्वासी या परंपरागत जीवनवादी जो है, ठीक है, जीववादी और अंधविश्वासी है, ये यहाँ के लोग जीववादी प्लस अंधविश्वासी है। अंधेरा कायम रहे। ठीक है। झाड़ फूक जादू टोना पे ज्यादा विश्वास करती हैं यहाँ की जनजातियां। तो ये बातें हैं, ये प्रमुख विशेषता है अफ्रीकी सांस्कृतिक परिमंडल की। आप मानव भूगोल पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक प्रदेश के मानव की स्थिति और गतिविधि किस तरह से है, सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, जीवन यापन का तरीका और विकास का स्तर कितना है, ये जानना होगा और ये देखना होगा कि कितना वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ है। ठीक है। तो उसके आधार पर जब आप देखेंगे ये निकलता है। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए अगला है ओरिएंटल सांस्कृतिक प्रदेश। इसमें कौन शामिल होगा बता सकते हैं आप लोग? जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर शामिल होगा? होना चाहिए सर। जितना मॉनसूनी एशिया है, ठीक है, देश सभी के सभी, इसमें से जापान, सिंगापुर, ठीक है, इसको हटा दें, हटा के, ठीक है, इसी तरह से एक और विकसित देश है हांगकांग को हटा। यानी कि अब आप मैप बनाइए तो आपका मैप बनता है ये, ठीक है, और ये तो आपको पता है कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान आ जाता है, हटाइए, बर्मा, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब है। जापान हटा दीजिए, जापान को हटा दीजिए, अच्छा, सिंगापुर यहां से हटा दीजिए और हांगकांग हटा दीजिए। ये सारा का सारा मॉनसूनी एशिया यानी इस क्षेत्र की बात करता है, ये इसमें शामिल है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विश्व का बृहद जनसंख्या प्रदेश है। पहली बात। दूसरी बात की प्रजातिगत विविधता,
यहाँ पर ज्यादा मिलती है। एक तरफ आप इस हिस्से में आ जाइए तो मंगोलाइड मिलेंगे। इस मध्यवर्ती भारत और दक्षिणी भारत में चले जाइए, मध्यवर्ती भारत और पश्चिमी भारत में चले जाइए तो आपको मिलेंगे कॉकेसाइट। दक्षिणी भारत में चले जाइए तो आपको मिलेंगे निग्रिटो, सॉरी द्रविडियन। अंडमान निकोबार में चले जाइए, यहाँ पर निग्रिटो मिल जाएंगे, ठीक है। उत्तरी भारत में भी चले जाइए तो कॉकेसाइट मिल जाएंगे। तो इस तरह से तीन तीन प्रजातियों का क्षेत्र है ये, तो प्रजातिगत विविधता तो पाई ही जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम विकास की बात देखें तो यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उसकी तुलना में संसाधन घट रहे हैं। स्थिति ये है, पॉपुलेशन की तुलना में संसाधन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। तो धीरे धीरे अगर जनसंख्या के बढ़ने की दर यही रही तो धीरे धीरे ये प्रदेश जनाधिक्य का प्रदेश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें बदल जाएगा। अगर यही चीज कायम रही तो धीरे धीरे ये जनाधिक्य की ओर अग्रसर है। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहा है, ये एक विकासशील प्रदेश है, विकसित नहीं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहा है। अगर वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कर लिया जाए, ठीक है, वैज्ञानिक प्लस तकनीकी विकास हो जाए तो इसके बूते पर संसाधन विकास संभव है। और जैसे ही संसाधन विकास होगा तो ये जनाधिक्य की स्थिति जो है वो अल्प जनाधिक्य की स्थिति खत्म हो जाएगी, क्योंकि संसाधन बढ़ जाएंगे तो उसी बढ़े, हाँ संसाधन बढ़ जाएंगे तो जनाधिक्य की स्थिति समाप्त हो सकती है। संसाधन की वृद्धि पर जनाधिक्य की स्थिति समाप्त हो सकती है। यही कारण है कि पूरा का पूरा प्रदेश संभावना का प्रदेश है, ठीक है। पूरा का पूरा प्रदेश संभावना का प्रदेश है। ऐसे इसमें एक चीज आपको ज्यादातर मिलेगी कि अशिक्षा, गरीबी और ग्रामीण जनसंख्या का दिखता है। अशिक्षा, गरीबी व ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता, ठीक है। तकनीकी विकास में कमी, अभी भी तकनीकी विकास में काफी कमी है। इंडिया में तो कुछ ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन इन देशों में चले जाइए तो ये देश बहुत पीछे है, ठीक है। तो ये बात है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो बताएं। सर जनाधिक्य के बारे में भी फिर से बता दीजिए ना। जैसे संसाधन घट घट रहे हैं तो जनाधिक्य बढ़ क्या होगा, उसको एक बार बता दीजिए ना। जिस प्रदेश में मान लो कि तुम्हारे यहाँ 2 बीघा जमीन है, 4 गो आदमी है, 2 बीघा जमीन से 4 आदमी की का खाना पीना हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि 4 की जनसंख्या बढ़ के 8 हो गई, जमीन की मात्रा तो बढ़ी नहीं। तो अब क्या उस
आदमी के लिए 2 बीघा जमीन पर्याप्त होगा? साल भर का अनाज दे पाएगा? नो नहीं। सर। बढ़ गई और संसाधन उतना का उतना ही है। बढ़ी हुई जनसंख्या की तुलना में संसाधन क्या हो गया? घट गया। यस। यही स्थिति है, जनाधिक्य की ओर जा रहा है पूरा का पूरा रीजन। जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है लेकिन संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं, जमीन उतना ही है। ठीक है, और अगर जनसंख्या नहीं रोका गया तो लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल पाएगा। इस स्थिति में हम या तो ऐसी तकनीकी लगाकर इतना अधिक उत्पादन दर देने वाले अनाज को बोए, जैसे हाइब्रिड का बोना। हरित क्रांति इसी के लिए लाई गई थी। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हो सकता है कि हम वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कर लें तो वही जमीन जो 2 बीघा है, अब हम हाइब्रिड बोते हैं तो 8 क्या 16 परिवार को खिला सकते हैं। अब वही जमीन हमारे लिए संसाधन, घटता हुआ संसाधन बढ़ गया। बात को समझे? 2 बीघा जमीन जो 4 परिवार को भोजन देता था पर्याप्त साल भर में खाने का, अब परिवार की संख्या 8 हो गई तो 6 महीना ही बचता है, अनाज चलता है। लेकिन हम जैसे ही टेक्नोलॉजी आके हाइब्रिड रोप देते हैं तो 8 क्या वो 16 परिवार को खिलाने की क्षमता में आ जाता है जमीन। ठीक है, 2-2, 3-3 बार खेती करने लगते हैं, 48 परिवार खाने लगते हैं। ये होता है संसाधन का बढ़ाना। तो संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, यही कहता है कि तकनीकी विकास कर दिया जाए तो वही संसाधन जितना पहले थे अब पहले के सुविधा देने लगते हैं, उधर पूर्ति करने लगते हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करने लगते हैं, और तब ये एक बड़ी संख्या कम हो जाती है, कम लगने लगती है, होती नहीं है। संसाधन बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये जनसंख्या कम मालूम पड़ती है, वास्तव में होती नहीं कम। लेकिन कुछ समय के बाद जैसे ही हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास बढ़ता है तो नियम यह है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि दर घटती है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं के विकास होने के कारण मृत्यु दर पर नियंत्रण आता है। जन्म दर जो बहुत ज्यादा है, लोग पहले ज्यादा बच्चे इसलिए भी करते थे कि पता नहीं कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा, और अंतिम में हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो कहने के एक भी तो जिंदा रहेगा, या 4-5 को रहेंगे तो कोई एक लोग तो ख्याल रखेगा। इस व्यू में जनसंख्या बढ़ जाती है। अब ऐसी बात नहीं है। अधिकतर इंडियंस का अब ये मानना हो गया कि हमारी जनसंख्या एक हो और वो बेहतर हो, एक हो और बेहतर हो। ठीक है, बुढ़ापा में खिलाएगा नहीं, हम इतना कमा लेंगे कि हम बैठ के खा लेंगे, वो अपना देख ले। ठीक है, तो अब जनसंख्या दर घट गई। तो इसी तरह से जैसे ही वैज्ञानिक और तकनीकी विकास होते हैं समाज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस प्रभाव के पड़ने में कम से कम 1 से लेकर 3 पीढ़ी निकल जाती है, तब ये कहीं प्रभाव जाके दिखता है। लेकिन जब एक बार दिखना स्टार्ट हो जाता है तो पूरे समाज पर छा जाता है। खैर, पॉपुलेशन आएगा तब हम वहां ये सब चीज को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है मेरा प्रशांत सांस्कृतिक प्रदेश। ठीक है, प्रशांत सांस्कृतिक प्रदेश में पोलिनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया था, मेलिनेशिया था और माइक्रोनेशिया था। ये ऑस्ट्रिया पैसिफिक के क्षेत्र हैं, खास करके पैसिफिक। ऑस्ट्रेलिया के बाद ये ऑस्ट्रेलिया देख रहे हो, न्यूजीलैंड देख रहे हो, इधर तुम्हारा इंडोनेशिया है, जावा है, सुमात्रा है, इधर फिलीपींस है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया और पोलिनेशिया, ये 3 द्वीप
मतलब कि छोटे छोटे द्वीप जो है इसमें बिखरे पड़े हैं। तो ये इसी द्वीप समूहों को मान लिया गया है शांत शांत करके मतलब कि निर्धारित करके कि ये क्षेत्र होंगे। ये तीनों क्षेत्र यही है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत विरल जनसंख्या है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें भी काफी विविधता मिलती है। जैसे तुम थोड़ा सा इसके ऊपर चले जाओ, इधर तुम्हारा, इसको मैं मिटा दूं? यस सर। हाँ, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया ये हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ से गुजरेगा विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा अगर यहाँ से गुजरती है तो इसका मतलब दक्षिण अमेरिका, सॉरी दक्षिण अमेरिका जो है ये है, ठीक है। और ये दक्षिण अमेरिका है, इधर उत्तरी अमेरिका पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा हवाई द्वीप समूह वाला, यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है ये काफी विकसित अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो जनजातियां पाई जाती हैं वो निग्रिटो समूह की है, ठीक है। ये निग्रिटो है, ये निग्रिटो है, ये निग्रिटो है। तो ये निग्रिटो होने के कारण प्रजातिगत रूप से काफी पिछड़ी है, तकनीकी रूप से भी काफी पिछड़ी है, बिल्कुल विलग समुदाय है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अत्यधिक आदिम होना, विलग समुदाय होना, अत्यधिक आदिम प्रजाति, ठीक है, ये होना। इनमें विविधता का बहुत होना, विविधता, अनेक तरह की विविधता। ये विविधता जो है सांस्कृतिक है, प्रजातिगत है, धार्मिक है, ठीक है, आर्थिक है। तो इस तरह की कई विविधताएं इसमें मौजूद आपको मिलेगी। दूसरी बात कि पूरा का पूरा क्षेत्र महासागरीय प्रभाव, महासागर से प्रभावित होना, महासागरीय जलवायु से प्रभावित होना, महासागरीय जलवायु प्रभावित, ठीक है। भागे के नहीं तो ऐसे लग पाते हैं। चलो सर संस्कृति की बात क्या है सर? किसके बाद? सांस्कृतिक, प्रजातिगत, धार्मिक, आर्थिक। ठीक है। तो ये विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए कि किस, अब तो याद करने की शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप रिवाइज बढ़िया से कर लेंगे तो ये याद रहेगा, ठीक है, भूलेंगे नहीं। मैंने मैप भी बताया था, लगभग मैं कोशिश की है कि थ्रो मैप में बता दूं ताकि याद रखने में मुश्किल ना हो। और लिखने उखने के चक्कर में ज्यादा मत रहिए आप लोग, ठीक है। मैं अगर समझा रहा हूं तो चुपचाप एकदम सुनिए। देखिए, जब आप जो लिख रहे हैं ना वो लिखा पड़ा है, कभी भी रिकॉर्डिंग खोलिएगा, बैठ के लिख लीजिएगा। तो काहे टाइम वेस्ट करेंगे लिखने में? अभी जिस चीज को समझना ज्यादा बेहतर है उसको समझिए। लिखने में अभी अगर टाइम वेस्ट करेंगे, आपका लिखा पड़ा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे का पीडीएफ भी दे दूं रिटेन में, ठीक है। हाँ, जहां लिखने की जरूरत है मैं खुद बोल दूंगा, लिख लीजिए। जैसे मैं जो नहीं लिखा पाता हूँ बोर्ड पे उसको मैं लिखा दूंगा,
ठीक है, तो लिखने उखने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। मैं बोर्ड पे तो लिखता ही हूँ इसलिए कि सारी चीजें आपको रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहे। अब आप रिकॉर्डिंग खोलेंगे तो यही क्लास एज इट इज रिकॉर्डिंग पे अवेलेबल है, तो क्लास छूटने का इस सब का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। योगेश बताया था हमको कि टीचमेंट ऐप से पढ़ाई, बड़े फायदे हैं इसके, ठीक है। क्लास छूटने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, छूट गया है, इसमें कोई क्लास छूटती ही नहीं है। इसलिए चलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। अब जरा हमको ये बताइए आप लोग, कल तो बड़ा पढ़े हैं, पापुअन्स कहाँ की जनजाति है? पापुआन न्यू गिनी सर। सर न्यू पपुआ गिनी, न्यू पपुआ गिनी सर। न्यू पापुआ गिनी, चलो ठीक है। ये बताओ कि हॉटेनटॉट कहाँ की जनजाति है? अफ्रीका। अफ्रीका। कालाहारी मालूम है? अफ्रीका से। अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका का नहीं है जी, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का है। अफ्रीका कर क्या होगा तो गलती हो जाएगा। बांटू कहाँ की है? मध्य अफ्रीका। बांटू दक्षिण अफ्रीका और मध्य अफ्रीका। सर दक्षिण और मध्य अफ्रीका। नेपाल, दक्षिण और मध्य अफ्रीका। नेपाल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? जुलू सर। ये बताओ अमेजन बेसिन की जनजाति को क्या कहते हैं? बोरो सर। पिग्मी। हाँ, कालाहारी में अमेजन लेके घुस है। कौन बोला था जी? रजनी। हाँ, यही सब करना तो एग्जाम में भी जाके पूछेगा कालाहारी का, सॉरी अमेजन का, तो तू जाके उधर कांगो बेसिन का जनजाति बता। ठीक है, दोनों एक ही अक्षांश में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा गलती ना करना, ठीक है। अमेजन बेसिन में बोरो और उसी अक्षांश पर कांगो बेसिन में पिग्मी, ठीक है। चलो अगला बताओ कि बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं? कालाहारी। कालाहारी सर। बोत्सवाना। कालाहारी कहाँ पे? बोत्सवाना सर। अफ्रीका का जिम्बाब्वे के पास बोत्सवाना में है। जो कालाहारी किसको बोलते हैं? ऊपर में। बुशमैन से कालाहारी मरुस्थल। अच्छा, यूकागिर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा एक्सपोज एपीआई टुंडा। सबसे ज्यादा एक्सपोज कहाँ पाए जाते हैं? सर एशिया तुंद्रा। अलास्का सर। अलास्का। ये काम है। और तुम लोगों को मालूम नहीं है, केवल कौन बताया था? बबीता बताई थी क्या है? यस सर। हाँ, और सबको मालूम है ना। ये बताओ कि आइनू कहाँ की जनजाति है? जापान की सर। जापान। जापान। सर जापान से। अमेरिका। जी सर, जापान बोले सर। सर जापान की है। श्रीलंका। श्रीलंका सर। जापान। श्रीलंका के पास है। श्रीलंका। आइनू से जापान। सर आवाज नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है। ये बताओ आइनू से जापान है जापान। सर। आइनू आइनू जापान है सर। एबोर्जिन्स कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की सर। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया। के मूल निवासी को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या कहते हैं? एबोर्जिन सर। हम्म? एबोर्जिन बोलते हैं। एबोर्जिन्स, गुड। चलो ठीक है, बढ़िया याद किया है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, कल हम लोग चलते हैं इसमें आगे, ठीक है। और देखना और भी अगर बच्चे उच्चे अगर मिल जाते हो तो सब कहना कि जुड़ जाए। एलिजाबेथ, तुम तो बहुत लेट करके आई हो, लेकिन तुम्हारे सारे क्लासेस मिल जाएंगे इसके रिकॉर्डिंग में। मेरी आवाज जा रही है तुम्हारे तक?
सर कुछ पूछना था। हाँ बोलो। जैसे जाति है सर, जो जाति के साथ निवास स्थल भी पूछा जाता है क्या सर क्वेश्चन में, या कार्य सर? जाति के साथ निवास स्थल जो होता है ना सर, जैसे बुशमैन कहाँ रहते हैं या क्या कार्य करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट, ये सब मिलाने के लिए देता है ना सर, तो क्या पूछता है सर क्वेश्चन ऐसा? हाँ, ऐसा मैथ के कॉलम में पूछा गया है। सर तो कुछ करवा दीजिएगा सर। ये जो कल आपने लिखा था, जी सर। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। अब रहा सवाल कि इसमें अगर केवल कहाँ पाई जाती है तो आप कर लेंगे, लेकिन बहुत बार इससे आगे भी जाकर पूछते हैं कि अब जैसे कच्चा मांस खाना किसका काम है, या कौन सी जनजाति कच्चा मांस नहीं खाती? एस्किमो। का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा। ये भी पूछता है कि एस्किमोज किस तरह की अर्थव्यवस्था रखते हैं या किस तरह से जीवन यापन करते हैं, तो आखेट करके करते हैं। तो मैथ के कॉलम में एस्किमोज का दे दिया आखेट करना, उधर क्या कहते हैं मसाई का दे दिया पशुपालन करना, ठीक है, इधर आपका कज्जा का दे दिया पशु लेके घूमना, ठीक है। तो इस तरह से तीनों का मैथ के कॉलम में पूछ देगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इन सारी जातियों का जीवन यापन का अध्ययन हमें करना होगा, जो कि काफी लंबा काम है, ठीक है। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें समय रहे तो मैं सबको बता दूं, ठीक है। लेकिन आपका ओरिजिन ऑफ क्या कहते हैं, मतलब कि क्षेत्र जातियों का ये जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास में यही रहने देता हूँ, कल मिलते हैं फिर। सर मैथ में निग्रो के ऊपर क्या लिखिए?